डायालूक को घर छोड़ देती है, जबकि मैं आर्च को वापस मैनर लेकर आती हूँ। उसने मुझे अपने घर चलने को कहा था, लेकिन मुझे अपने घर में ज़्यादा सेफ फील हो रहा था, ज़्यादा कंट्रोल में। सच कहूँ तो मुझे किसी ऐसे घर में किसी आदमी को नहीं लाना चाहिए था जो क्लिफ पर बना हो, चारों तरफ जंगल हो और कई मील तक कोई सिविलाइजेशन ना हो, और ऊपर से एक स्टॉकर जो मेरे पीछे पड़ा है और घर में घुसना पसंद करता है। भगवान, मैं कितनी स्टूपिड हूँ। मेरा घर वैसे भी सेफ नहीं था, लेकिन मैं खुद को किसी अजनबी जगह ले जाने के लिए तैयार नहीं कर पाई। मुझे स्ट्रेंजर्स के घरों में रहना पसंद नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं ऐसे घर में जा रही हूँ जहाँ से शायद कभी वापस ना निकलूँ। अभी मैं जितनी वल्नरेबल हो सकती थी उतनी थी। तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। उसकी नज़रें पूरे लिविंग रूम और किचन पर घूम रही थीं। मैंने वॉलपेपर बदलकर मॉडर्न ब्लैक पेजली लगवाया था, वो भद्दे गोल्डन कर्टन्स हटाकर रेड वाले लगाए थे और काउचेस भी रेड लेदर के करवा दिए थे। लेकिन उसकी नज़रें बार बार उन काली लकड़ी की सीढ़ियों पर जा रही थीं, जैसे उसे पता हो वो सीधे मेरे बेडरूम तक जाती हैं। लेकिन मेरे कुछ और प्लान्स थे। एडी ने सोचा, ये तो सबसे बेस्ट हिस्सा भी नहीं है। उसका हाथ पकड़कर उसे हॉलवे से नीचे पार्सन्स मैनर के मेरे पसंदीदा कमरे की तरफ ले जाते हुए। सनरूम, मैं वहाँ अक्सर नहीं जाती। नैना और मैंने अपनी ज़्यादातर यादें वहीं बिताई थीं। उस कमरे में जाना अभी भी दर्द देता है, क्योंकि वहाँ अब भी उसकी मौजूदगी महसूस होती है। गहरी सांस लेकर मैं डबल डोर्स खोलती हूँ और अंदर चली जाती हूँ। ये कमरा एक ग्लास बॉक्स जैसा था। सीलिंग, वॉल्स, हर तरफ सिर्फ शीशा ही शीशा। ये मैनर की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक थी। वहाँ से सीधे क्लिफ साइड दिखती थी और नीचे चांदनी में चमकता पानी। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ हमारे ठीक ऊपर थी, सितारे। उन्हें देखना सांस रोक देने जैसा था। यहाँ कोई लाइट पोल्यूशन नहीं थी। रात का आसमान काले कैनवस पर चमकते हीरों जैसा लग रहा था। आर्च धीरे धीरे सिर घुमाकर चारों तरफ देखता है, फिर वह ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है। उसका मुंह हल्का खुला रह जाता है। मुझे लगता है ये उन गिने चुने पलों में से था जब वो अनअट्रैक्टिव दिखा होगा, लेकिन मेरे लिए पूरी रात में वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव अभी लग रहा था। एडी ने सोचा, वो अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, ना ही किसी फेक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा था। वो बस एक आदमी था जो इस खूबसूरती में खो गया था। डैम, आर्च ने आखिरकार धीमी आवाज में कहा। उसकी भारी आवाज में सच्चा वंडर था। वह वापस मेरी तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। उसकी नीली आंखों में एक इमोशन चमक रही थी जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर उसके चेहरे से वो मास्क हटता है और मुझे एहसास होता है कि वो उदास था। एडी ने महसूस किया और मैं जानना चाहती थी क्यों, लेकिन जिस तरह उसकी आंखें मुझे ऐसे जला रही थी जैसे आग पर रखा बर्नर, मैं समझ गई कि मौका निकल चुका था। तुम्हारे अंदर कुछ खास है, मेरी तरफ पड़ते हुए। सितारे जैसे गायब हो गए थे और अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ मैं थी। है, उसे करीब आते हुए देखते हुए मेरी सांसें अटक रही थीं, लेकिन मेरे दिमाग के पीछे एक छोटा सा डर अब भी था। वो इंस्टिंक्ट जो मुझे याद दिला रहा था कि मैं एक ग्लास बॉक्स में खड़ी हूँ और शायद बाहर अंधेरे में कोई शैडो हमें देख रही है। मेरे अंदर का एक हिस्सा चाहता था कि वो वहीं हो। मैं उस पागल आदमी को प्रूव करना चाहती थी जो सोचता है कि वो मुझे ओन करता है, कि ऐसा नहीं है। मेरे शरीर पर हक सिर्फ उसी का होगा जिसे मैं अलाउ करूंगी। मैं आर्च के हाथों को खुद को छूने दूंगी, वो हाथ जो मेरे बदन के हर इंच पर फिरेंगे। उसके होंठों के बाद उसकी जीभ। मैं उसे अपनी चूत चाटने दूंगी जब तक मैं पूरी तरह पागल ना हो जाऊं, ठीक उससे पहले कि वो मुझे इतनी बुरी तरह चो दे कि मुझे अपना नाम तक याद ना रहे। मैं उसे ऐसा करने दूंगी क्योंकि वो कर सकता है। आर्च मेरे ऊपर झुकाता है, अपनी छाती मेरी छातियों से दबाते हुए।
मेरी सांसें टूट जाती हैं जब उसकी गर्मी मुझे घेर लेती है। उसका हाथ मेरी कमर के चारों तरफ कस जाता है और मुझे अपनी तरफ जकड़ लेता है। मुझे अच्छा लगता है जिस तरह वो मेरे बदन से दबा हुआ है। मेरे नरम शरीर का उसकी सख्त बॉडी से मिलना बहुत अच्छा लग रहा था। आर्च कुछ पल मेरी आंखों में गहराई से देखता रहता है, फिर धीरे से सिर झुकाकर अपने होंठ मेरे होंठों के बीच ले आता है। मैं हल्की सांस छोड़ती हूँ। उसके नरम होंठ रिदम में मेरे होंठों पर चल रहे थे, जैसे चट्टानों से टकराता पानी। मैं उसके मुंह में कराह उठती हूँ और ज्यादा चाहती हुई मैं उसके होंठ खोलती हूँ ताकि अपनी जीभ उसके अंदर डाल सकूं। वो हल्का गुर्राता है, उसका कंट्रोल टूटने लगता है। उसका दूसरा हाथ मेरे बालों में चला जाता है, मेरा सिर पीछे खींचते हुए ताकि वो अपनी जीभ और गहराई तक मेरे मुंह में डाल सके। मैं पंजों पर उठ जाती हूँ, खुद को और उसके खिलाफ दबाते हुए। उसके सख्त लन की गर्मी मेरे पेट से टकराती है और मेरी चाहत और बढ़ जाती है। वो गर्म है और यही मुझे चाहिए था, कुछ ऐसा जो मुझे सुख में अंधा कर दे, मेरी सांसें छीन ले, मुझे पूरी तरह संतुष्ट कर दे। उसकी जीभ मेरी जीभ से लड़ रही थी, उसके दांत मेरे होंठों को हल्के से काट रहे थे। एक और कराह मेरे मुंह से निकलती है और वो उसे अपने मुंह में कैद कर लेता है। मेरे बालों में उसकी पकड़ कस जाती है। वो मेरा मुंह पीछे खींचता है ताकि उसके होंठ मेरी जॉलाइन से होते हुए मेरी गर्दन तक उतर सकें। मैं हाँफ उठती हूँ जब उसकी जीभ मेरी त्वचा पर रगड़ खाती है, एक वार्निंग जैसा एहसास। और फिर वो काट लेता है तेज सुख मेरी आंखों के पीछे बिजली की तरह दौड़ जाता है और लंबी कराह मेरे होंठों से निकलती है। फक, आर्च ने गुर्राते हुए कहा, मेरी गर्दन चाटते हुए। तुम्हारी ये सेक्सी आवाज। मेरी आंखें कांपती हैं क्योंकि उसकी जीभ और दांत मुझे पूरी तरह सुख में डुबो रहे थे। उसके हाथ नीचे सरकते हैं जब तक अपनी जीन्स पर उसकी मजबूत पकड़ महसूस नहीं होती। अगले ही पल बटन खुल जाता है, फिर जिपर की धीमी आवाज आती है। क्या मेरी वजह से तुम्हारी चूत गीली हो गई है, एडी? आर्च ने भारी आवाज में पूछा, मेरी गर्दन को हल्का काटते हुए। हल्की जलन होती है और मैं दर्द से सिहरती हूँ, लेकिन उसकी जीभ तुरंत उस जगह को सहलाने लगती है। हाँ, क्योंकि सुख अब दर्द को दबाने लगा था। उसका हाथ मेरी जीन्स के अंदर चला जाता है, उसकी उंगलियां नीचे सरकती हैं जब तक उसकी मिडिल फिंगर मेरे अंदर नहीं घुस जाती। मेरे मुंह से गहरी कराह निकलती है जब उसे एहसास होता है कि मैं कितनी सच बोल रही थी। फक बेबी, बस यही, मुझे तुम्हारी आवाज सुनने दो। और फिर उसकी दो उंगलियां मेरी चूत में धंस जाती हैं, मुड़ती हुई सीधे उस जगह तक पहुंचती हुई। मेरी नजर धुंधली पड़ जाती है और एक टूटी हुई चीख जैसी कराह मेरे होंठों से निकलती है। यही एक चीज थी जो मैं कर पा रही थी। मैं इंस्टिंक्टिवली अपने कूल्हे उसके हाथ पर रगड़ती हूँ। वो उंगलियां बाहर खींचता है, फिर दोबारा अंदर धकेल देता है, बार बार। उसकी उंगलियां मुझे इतनी बुरी तरह चोद रही थीं कि मैं बस उसके हाथ को पकड़कर रह गई। मेरे नाखून उसकी जैकेट में धंस गए। लंबी भारी कराहें मेरे गले से निकल रही थीं, ठीक वैसे जैसे वो चाहता था। तुम बहुत खूबसूरत आवाज निकालती हो, उसने मेरे कान में फुसफुसाया। फिर उसने हल्का सा काट लिया। उसकी हथेली मेरी क्लिट पर मजबूती से दबती है, उसकी उंगलियां मेरे अंदर ऊपर की तरफ रगड़ती हैं और मेरा ऑर्गेज्मिट में कसने लगता है। फिर वो बिल्कुल सही जगह रगड़ता है और मेरे घुटने खुशी से कांप उठते हैं। ओह, मेरी सांसें टूट चुकी थीं। क्या ऑर्गेज्म के वक्त भी तुम इतनी खूबसूरत आवाज निकालती हो, एडी? मुझे लगा मैंने सिर हिलाया, लेकिन कुछ सेकंड बाद मेरा दिमाग पूरी तरह सुख में डूब चुका था। मुझे सुनने दो। उसकी उंगलियां बाहर फिसलती हैं और जब दोबारा अंदर जाती हैं, एक तीसरी उंगली भी साथ होती है। मेरी आंखें पलट जाती हैं।
और मैं पूरी तरह उस सुख के किनारे से नीचे गिर जाती हूँ। मैं चीख उठती हूँ, मेरी आवाज़ टूट जाती है क्योंकि अंदर तक उतर चुका सुख मुझे पूरी तरह निगल रहा था। बेशर्मी से मैं उसके हाथ के खिलाफ अपनी चूत रगड़ती रहती हूँ। उन लहरों पर सवार होकर एडी ने महसूस किया, क्या खूबसूरत चिड़िया हो तुम। उसकी आवाज़ सेटिस्फैक्शन से भारी हो गई थी। हाँफती हुई लेकिन और भूखी होकर मैं अपने पंजों पर उठती हूँ और अपने होंठ उसके होंठों पर जोर से दबा देती हूँ। वो धीमे से कराहता है, अप्रूवल देते हुए। उसका हाथ किस को और गहरा करता है। एक उंगली मेरे नीचे वाले होंठ पर फिरती हुई मेरी उत्तेजना और बढ़ा रही थी। तुमने मेरा हाथ गंदा कर दिया है एडी, उसे साफ ना करूं तो बदतमीजी होगी। मैं उसकी आंखों में देखती रहती हूं जबकि मेरी जीभ बाहर निकलती है और उसकी उंगली के सिरे को छू जाती है। वो शरारती मुस्कुराता है, मुझे मुंह खोलने के लिए उकसाते हुए, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली मेरे मुंह में जाने वाली होती है, अचानक एक बर्फ जैसी ठंडी सनसनी मेरे ऊपर छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे जिन लहरों में मैं बह रही थी वो अचानक गुस्से में बदल गई हो और मेरे शरीर को बेरहमी से चट्टानों पर पटक रही हों। मेरा मुंह रुक जाता है और मेरी आंखें उसके कंधे के पीछे चली जाती हैं। यहाँ अंधेरा है, बस चांदनी और चमकता आसमान। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी स्टेडियम की रोशनी वाले कमरे में खड़ी हूं। सीधे सामने कोई हरकत होती है, मेरा दिल उल्टा पल जाता है और पेट में जाकर धंस जाता है। वो वहीं है, मैं उसे देख नहीं सकती। उसका चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे पता है वो वहीं है। मैं उसे महसूस कर सकती हूं। मेरे बदलते हाव भाव देखकर आर्च पीछे हटता है। वो भारी सांसें ले रहा था और मुझे ऐसे देख रहा था जैसे तय नहीं कर पा रहा कि पूछे मैं ठीक हूं या बस मुझे चूमता रहे। क्या हुआ? मेरा बाजू पकड़कर मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए। कुछ नहीं, उसे फिर अपनी तरफ खींचते हुए। चलो ऊपर मेरे कमरे में चलते हैं। अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं रही थी कि किसी पागल स्टॉकर के सामने किसी आदमी से छुप सकूं। मेरा पूरा हाई गायब हो चुका था, लेकिन मैं रुकना भी नहीं चाहती थी। मुझे आर्च चाहिए था, बस कोई हमें देखता हुआ ना हो। तो अब तुम चाहती नहीं कि सितारों के नीचे तुम्हारी चूत चाटी जाए, जैसे मैं अचानक पागल हो गई हूं। चाहती हूं, लेकिन मैं एडी बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि फिर से कोई हरकत मेरी नज़र खींच लेती है। आर्च आगे बढ़कर मुझे अपने खिलाफ दबाता है और मेरा ध्यान वापस अपनी तरफ कर देता है। मुझे उसे ठीक से देखने के लिए गर्दन ऊपर करनी पड़ती है, और जो नज़ारा दिखता है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे लगता है तुम्हें अपने कपड़े उतार देने चाहिए और मुझे अपना ये सेक्सी बदन दिखाना चाहिए। फिर मैं चाहता हूं तुम लेटो, अपनी टांगें फैलाओ और मुझे तुम्हारी बनाई हुई सारी गंदगी साफ करने दो। मेरे मुंह से शर्म से भरी छोटी सी स्क्वीक निकल जाती है और वही आवाज़ उसके चेहरे पर स्mirk ला देती है, जबकि मेरे गाल लाल हो जाते हैं। कुछ पल के लिए डर भी गायब हो जाता है। डिपशिट, एडी ने मन ही मन खुद को कोसा। मैं एक कदम पीछे हटती हूँ। गर्मी मेरे शरीर में सांप की तरह फैल रही थी, जबकि मैं अपने हाथ नीचे ले जाकर जीन्स के बटन पर अंगूठे अटका देती हूँ। एडी ने महसूस किया, लेकिन जैसे ही मैं जीन्स नीचे सरकाने लगती हूँ, अचानक जोरदार धमाका उस चार्ज्ड साइलेंस को तोड़ देता है। मेरा दिल गले तक उछल जाता है। मैं चीख पड़ती हूँ, डर के मारे लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर देने वाली हालत में। आर्च का सिर भी आवाज की तरफ घूम जाता है। वो भी उतना ही स्टार्टल था। किसी कंपनी की उम्मीद थी? पूछा। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई थी। मेरी टूटी हुई सांसों के बीच मैं बस नहीं कह पाती हूं। ये फकिंग डेजावू था, और इस बार सब आते हुए देखने के बावजूद भी मैं डर के मारे बच्चे जैसी हालत में थी। मैं अभी सच में मजे ले रही थी। वो तुरंत हॉलवे की तरफ भागता है और मेन डोर की ओर नीचे उतर जाता है। मैं उसके पीछे पीछे चलते हुए मैं अपनी जीन्स वापस बंद कर रही थी, और मुझे पहले ही महसूस हो चुका था कि ये रात खत्म हो चुकी है। हॉलवे सीधे फॉये में खुलता है।
सीढ़ियों के पास पहुंचकर वो रुकता है, मुझे अपनी तरफ खींच लेता है। यहीं हॉलवे में रहो, जो भी है मैं नहीं चाहता वो तुम्हें देखे। वो एक पल हिचकिचाता है, उसके चेहरे पर अजीब सा लुक आता है। फिर वो दोबारा बोलता है, उसकी आवाज़ कसी हुई थी, अगर सब गड़बड़ हो जाए तो कॉप्स को कॉल करना। मैं एक सीधा सेंटेंस तक नहीं बना पा रही थी। पैनिक मेरी सारी सेंसेस छीन रहा था। एडी ने महसूस किया, मुझे उसे बता देना चाहिए था कि मेरा एक स्टॉकर है। मुझे लगा था सन रूम में मैंने कुछ देखा था, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि अब वो खुद को खतरे में डाल चुका था। ये हालत मुझे उतना ही सिक कर रही थी जितना डरा रही थी। अगर मैं आज रात बच गई तो शायद खुद को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूं, क्योंकि मेरा साया पिस्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ग्रेसन के यहाँ होने पर था। और मुझे नहीं पता वो आदमी कितना डेंजरस है, लेकिन वो हम दोनों को मार सकता है। खासकर अब जब वॉचर ने एक और आदमी को मेरे पास आने दिया, उसी हाथ के साथ जिसे उसने काटकर मेरे मेल बॉक्स में डालने की धमकी दी थी। मैं सिर झुका लेती हूँ। पछतावा मेरे अंदर ऐसे भर जाता है जैसे झील में गिरता वाटरफॉल। अगर वो स्टॉकर सच में उतना ही पागल है जितना कहता है, तो शायद मैंने एक आदमी को मरवा दिया, या कम से कम बुरी तरह तुड़वा दिया। तभी दरवाजा चरमराकर खुलता है। मेरा सिर झटके से ऊपर उठता है। बाहर निकल, मदरफकर। मुझे पता है तू यहीं कहीं छिपा है। कोने से झांकते हुए मैं देखती हूं कि आर्च बाहर कदम रखता है, लेकिन उससे पहले कि वो गन निकाले, मेरी आंखें फैल जाती हैं और मेरा मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि मुझे अचानक समझ आता है कि आखिर मैंने अपने घर में किसे बुला लिया। वो दरवाज़ा पीछे से बंद कर देता है। लॉक होने की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजती रहती है। लगता है मैं गलत थी और मुझे सच में किसी ऐसे आदमी से पाला पड़ गया जो मेरे लिए मारने तक को तैयार है। ज्यूरी अभी भी बाकी है कि वो फकिंग पार्ट में कैसा है, लेकिन अगर उसकी फोरप्ले कोई इशारा है तो शायद उसमें भी वो कमाल का होता, अब पहले से भी ज़्यादा। मैं चाहती हूं कि ये क्रीप खुद मर जाए। भगवान, मुझे पता है हम हमेशा मेरी लाइफ चॉइस पर अग्री नहीं करते, लेकिन प्लीज़ इस बेचारे आदमी को मेरी वजह से मत मरने देना। मैं शराब पीना छोड़ दूंगी, इस बार सच में। एडी ने मन ही मन प्रार्थना की, और मैं ये भी दुआ करती हूँ कि आर्च की एम अच्छी हो। अगर मैं बाहर निकलूं और उस वियर्डो की खोपड़ी में गोली मिले तो मैं उसकी मौत पर नहीं रोऊंगी। अगले कई मिनट तक मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। मेरे कानों में दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, लेकिन अगर गोली चलती तो वो आवाज़ मैं पहचान लेती। फक, मैं ये सस्पेंस और नहीं झेल सकती। इंतज़ार करने की हालत में ना रहकर मैं दरवाजे के पास वाली विंडो 2 तक दौड़ती हूँ और बाहर झांकती हूँ। आर्च की कार अभी भी ड्राइववे में खड़ी थी, लेकिन और कुछ नहीं। ना बॉडीज, ना कोई आदमी, कुछ भी नहीं। उस इंसान के लिए जल्दी सी प्रेयर करते हुए जिसे मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा हेट कर रही थी, मैं धीरे से डोर खोलती हूँ और बाहर की किसी भी लड़ाई या दर्द की आवाज़ सुनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ क्रिकेट्स की आवाज़ सुनाई देती है। मैं दरवाज़ा और खोलकर बाहर कदम रखती हूँ। अचानक मेरे पैर के नीचे कुछ क्रंच होता है और मेरा पूरा शरीर पत्थर बन जाता है। मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। एक और प्रेयर मेरे होंठों पर आ जाती है। अगर मैंने किसी बॉडी पर पैर रख दिया, ओ माय गॉड, मैं यहीं फ्रीक आउट कर दूंगी। कुछ गहरी सांसें लेकर मैं पैर हटाती हूँ और नीचे देखती हूँ। एक गुलाब जिसकी पंखुड़ियाँ मेरे पैर के नीचे कुचल गई थीं। ओ फक, चुककर गुलाब उठाते हुए। कांटे काट दिए थे ताकि मुझे चोट ना लगे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता था। ये गुलाब किसी के दर्द में डुबोया गया था। एडी ने महसूस किया। पंखुड़ियों से टपकता फ्रेश खून मेरे बूट पर गिर रहा था। आर्च गायब था और उसका बस यही खूनी गुलाब पीछे बचा था। मैं कांपते हाथों से फ़ोन निकालती हूँ और कॉप्स को कॉल करने के लिए अनलॉक करती हूँ। तभी स्क्रीन जल उठती है और मुझे एक और टेक्स्ट दिखता है। वही नंबर जिसने क्लब में मैसेज भेजा था, जिसे मैंने बेवकूफ़ी से इग्नोर कर दिया था।
गिल्ट फील मत करो बेबी, मैं खाली धमकियां नहीं देता। इसे एक सबक समझो। लाल और नीली लाइट्स मेरे सामने पूरी दुनिया को चमका देती हैं। उनकी फ्लैशिंग कलर्स मुझे बीमार सा महसूस करवा रही थीं। पुलिस ऑफिसर्स और डॉग्स आसपास सर्च कर रहे थे और डर मेरे पेट में जमता जा रहा था। एक ऑफिसर ने गुलाब अपने पास रख लिया था, लेकिन खून मेरे हाथों पर लग चुका था, सच में भी और रूपक में भी। मैं अपनी उंगलियां आपस में रगड़ती रहती हूं, सूखे खून के टुकड़ों को अपनी स्किन से झड़ते हुए देखती हुई। एक आंसू निकल आता है, लेकिन मैं उसे तुरंत पोंछ देती हूं। मैंने एक आदमी को मरवा दिया महसूस किया। मैं उसे यहां लाई जबकि मुझे पता था कोई डेंजरस आदमी आसपास छिपा हुआ है, और फिर भी मैंने ये किया। और अब वो जा चुका है। मैम, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। पोर्च की सीढ़ियों की तरफ आते हुए जहां मैं बैठी हुई थी। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो मेरी माँ के साथ स्कूल गया था और दोनों अच्छे दोस्त थे। कभी कभी वो उसे डिनर पर बुला लेती थी। वो हमेशा दयालु रहा है, शांत, सॉफ्ट स्पोकन, ऐसा आदमी जिसे बोलने से ज्यादा सुनना पसंद हो। वो लंबा है, मजबूत शरीर वाला, कम से कम 6'7" तो होगा। मुझे लगता है उसकी पूरी फैमिली जायंट्स की तरह है, क्योंकि उसका बाप और भाई भी उतने ही डरावने बड़े हैं। उसका फादर शेरिफ था और उससे पहले उसका ग्रैंडफादर भी। शायद उसके कुछ भाई भी कॉप्स हैं। बस यही तो दुनिया को चाहिए थी, जायंट कॉप्स की पूरी फैमिली। हल्की दाढ़ी शेरिफ वॉल्टर्स के गालों पर फैली हुई थी और उसकी भूरी आंखें थकी हुई और उदास लग रही थी। एडी ने महसूस किया मैं पहले ही रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर को सब बता चुकी थी, लेकिन जब मैंने कहा कि एक आदमी मिसिंग है और मुझे खून लगा गुलाब मिला है, तो वो तुरंत सर्च पार्टी बनाने में लग गया। चारों तरफ घने जंगल हैं, इसलिए शायद वो आदमी आर्च को पैदल ही कहीं तक ले गया, फिर किसी कार में डालकर निकल गया। मैं सुड़कते हुए नाक पोंछती हूं और सिर हिला देती हूं। क्या आप उस आदमी का नाम बता सकती हैं जो आज रात आपके साथ था? आर्चिबल्ड तलावेरा, एडी ने मशीन जैसी आवाज में। आर्च का पूरा नाम याद आते ही लगभग हंसी निकल जाती है, लेकिन इस वक्त उसमें कुछ भी फनी नहीं था। एडी ने महसूस किया। शेरिफ तुरंत कुछ नहीं बोलता। मैं उसकी तरफ देखती हूं और नोटिस करती हूं कि उसकी घनी काली आईब्राउज माथे पर ऊपर उठ गई हैं। तलावेरा, हाँ, शायद उस आदमी ने तुम्हारे ऊपर एहसान ही किया है, शेरिफ वॉल्टर्स ने कहा, आखिरी हिस्सा धीरे से बुदबुदाते हुए। व्हाट? एडी चीख जैसी आवाज में बोली। मेरी आंखें फैल गईं। शेरिफ लंबी सांस छोड़ता है और अपने घने काले बालों में हाथ फेरता है। मैं यकीन से कह सकती हूं कि जवान दिनों में वो काफी हैंडसम रहा होगा, लेकिन अब उसके बालों में चांदी उतर चुकी थी और आंखों मुंह के किनारों पर झुर्रियां थीं। वो थका हुआ, टूटा हुआ आदमी लग रहा था, जैसे सालों तक बुराई देखते देखते उसकी आंखों की चमक मर गई हो। तलावेरा फैमिली जानी मानी क्रिमिनल्स है। मेरी आंखें फैल जाती हैं और उसी पल मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ ने मुझे बड़ा करने में बहुत बड़ी गलती की। मेरी चॉइसेस तो शुरू से क्वेश्चनेबल थीं। मुझे ऊपर बैठी उस शी डेविल के साथ लंबी बात करनी पड़ेगी। वो सालों से मुझे खत्म करने की कोशिश कर रही है शायद, और अब मैं सोचने लगी हूं कि शायद मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए था। कैसे क्रिमिनल्स? शेरिफ वॉल्टर्स अपने फटे होंठों को दबाता है, जैसे सोच रहा हो कितना बताना चाहिए। उनके खिलाफ कुछ भी ऑफिशियली प्रूव नहीं हुआ, लेकिन वो लोग मेनली कोकेन का धंधा करते हैं, अलेजिडली, मुझे साइड आई देते हुए। जहां तक मैं जानता हूं, आर्चिबल्ड पर उसकी एक्स वाइफ ने कई बार डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया था, लेकिन वो हर बार बच निकला। वैसे भी वो आदमी वायलेंट माना जाता है। मैं सिर झुका लेती हूं और हाथों से चेहरा ढक लेती हूं। शेरिफ वॉल्टर्स ऑकवर्ड तरीके से मेरी पीठ थपथपाता है, ये सोचकर कि मैं रो रही हूं, लेकिन मेरी आंखें सहारा डेजर्ट जैसी सूखी थीं। मैं रोने के लिए बहुत गुस्से में थी, खुद पर गुस्सा कि मैं इतनी बेवकूफ़ थी जो किसी रैंडम आदमी को घर ले आई। उस आदमी पर गुस्सा जो अब शायद मर चुका है, एक ऐसा आदमी जो डेंजरस फैमिली से जुड़ा था।
क्या उसकी फैमिली अब मेरे पीछे आएगी? नहीं। उस फैमिली के दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है। वो किसी रैंडम लड़की पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो तुमसे पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो उन लोगों के पीछे जाएंगे जिन्होंने उन्हें सच में नाराज किया है। मैं धीरे से सिर हिलाती हूँ। एडी ने महसूस किया। यानी अगर उन्हें गुलाब के बारे में पता नहीं चला तो? मेरा दिल कुएं में गिरते पत्थर की तरह नीचे धंस जाता है। मैं सिर उठाकर उसकी तरफ देखती हूँ और तुरंत समझ जाती हूँ वो क्या कहना चाहता है। वो गुलाब पर्सनल था, एडेलीन। क्या तुम्हें पता है उसका मतलब क्या है? मेरा एक स्टॉकर है। मैंने कई रिपोर्ट्स दर्ज करवाई हैं कि कोई मेरे घर में घुसता है और जहां भी मैं जाती हूं वहां गुलाब छोड़ जाता है। शेरिफ की भौहें सिकुड़ जाती हैं। मैंने तुम्हारी फाइल देखी, वहां किसी स्टॉकर के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। शॉक मेरे अंदर बिजली की तरह दौड़ जाता है और मेरी रीढ़ सीधी हो जाती है। क्या मतलब? एडी गुस्से और तेज आवाज में बोली। मैंने कई रिपोर्ट्स की हैं। शांत हो जाओ, अपने हाथ सामने फैलाते हुए। जब मैं प्रेसिंक्ट वापस जाऊंगा तो और गहराई से देखूंगा, लेकिन अभी मुझे बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। अपने दिल की धड़कन धीमी करने की कोशिश करते हुए मैं उसे सब कुछ बताने लगती हूँ जो पिछले दिनों से हो रहा था। वो रैंडम शराब के ग्लासेस जो मैं घर में अकेली होने के बावजूद खाली पाती थी, गुलाब, और वो नोट जिस पर डरावनी धमकी लिखी थी। शेरिफ वॉल्टर्स ध्यान से सुनता रहा। वो एक नोटपैड निकालकर मेरी हर बात नोट करता जाता है, एडी ने महसूस किया। जब मैं खत्म करती हूँ तो खुद को पहले से भी ज्यादा थका हुआ महसूस करती हूँ। मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन एडेलीन, तुम्हें समझना होगा कि अगर टलावेरा फैमिली को पता चल गया कि तुम्हारा कोई स्टॉकर है तो वो तुम्हें ही ब्लेम कर सकते हैं। मैं पीछे हट जाती हूँ, पूरी तरह हैरान कि एक कॉप मुझे वार्निंग दे रहा था कि कोई क्रिमिनल फैमिली मेरे पीछे पड़ सकती है, एडी ने महसूस किया। लेकिन शेरिफ कभी भी सच्चाई छिपाने वालों में से नहीं रहा। कई बार मेरे डैड उससे अलग अलग मामलों के बारे में पूछते थे और वो हमेशा उतना बता देता था जितनी उसे परमिशन होती थी, एडी ने याद किया। कई बार मॉम को डिनर टेबल पर उन दोनों आदमियों को डांटना पड़ता था क्योंकि वो एक बच्चे के सामने भी ग्रूसम बातें करने लगते थे। शेरिफ वॉल्टर्स माफी मांग लेता था, लेकिन वो कभी सच में शर्मिंदा नहीं लगता था। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा ताकि ऐसा ना हो, शेरिफ वॉल्टर्स ने भरोसा दिलाया। लेकिन किसी तरह उससे मुझे जरा भी बेहतर महसूस नहीं हुआ। लंबी सांस छोड़कर मैं मुंह फेर लेती हूँ और घने पेड़ों की तरफ देखने लगती हूँ। लाल और नीली फ्लैशिंग लाइट्स जंगल में अजीब सी शैडो डांस बना रही थी। मैं धीरे से सिर हिला देती हूँ, उसकी मदद को उसी रूप में स्वीकार करते हुए जैसी वो थी। ये आदमी किसी क्रिमिनल को मेरे डोरस्टेप तक आने से नहीं रोक पाएगा, महसूस चाहे वो कोई क्राइम फैमिली हो या फिर मेरा फकिंग स्टॉकर।